प्लस प्लस का नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे, जिसमें ऊप्स का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे, जिसमें देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। आइए चलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म पे। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म जो है, पहली बात तो आपको दिमाग में रखना है कि ये दो वर्ड से बना हुआ है, पॉली प्लस मॉर्फ। ठीक है, पॉली मतलब होता है मेनी एंड मॉर्फ मतलब होता है फॉर्म। ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है वन थिंग हैव मेनी फॉर्म। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या हुआ? एक चीज़ के कई रूप होना। ठीक है, और ये जनरली जो है इनहेरिटेंस में ज़्यादा अच्छे से अचीव किया जाता है। जब आप एक से ज़्यादा क्लासेस में यूज़ कर रहे हो तब आप इनहेरिटेंस का यूज़ कर सकते हैं, या सिंगल क्लास में भी मतलब पॉलीमॉर्फिज्म को यूज़ कर सकते हैं। अब इसका अगर रियल लाइफ में अगर हम यूज़ समझें तो हम सब पॉलीमॉर्फिज्म हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पापा या हमारे पिताजी जो है, एक टाइम पे किसी के फादर हैं, ठीक है, किसी के भाई होंगे, किसी के जो है मामा होंगे, किसी के चाचा होंगे, किसी के पति होंगे, किसी के दोस्त होंगे। ठीक है, और वो जिस सिचुएशन में रहते हैं उस हिसाब से वो बिहेवियर अप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर दोस्त के साथ है दोस्त तरीके वाला बिहेवियर अप्लाई करते हैं, पापा हैं तो बच्चों के साथ अपना दूसरे तरीके बिहेवियर अप्लाई करते हैं। यानी वो जो पर्सन है अलग अलग बिहेवियर अचीव कर रहा है अलग अलग सिचुएशन में। इस मेथड को ही बोला गया पॉलीमॉर्फिज्म। अब क्वेश्चन बनता है बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये होगा अगर रियल लाइफ में तो हमको समझ में आ गई, ठीक है, लेकिन इसको अगर हम रियल लाइफ अगर हम प्रोग्रामिंग में समझें तो अगर पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट होगा तो एक ही फंक्शन होगा, उसके काम अलग अलग होंगे। तो प्रोग्रामर को रिमेंबर करना, कोडिंग करना और उसको ईजिली कॉल करना आसान होगा, यानी रीयूज़ करना आसान होगा। ठीक है, तो ये इसका बेनिफिट होता है। अब जो सी प्लस प्लस है, सी प्लस में या जावा में, दोनों में कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि दोनों में पॉलीमॉर्फिज्म दो तरीके से अचीव किया जाता है। एक को बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और एक को बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग ओवरलोडिंग बोलते हैं और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को ओवरराइडिंग बोलते हैं। दोनों का डिफरेंस मैं धीरे धीरे समझाऊंगा आपको। बट कंपाइल टाइम को हम लोग ओवरलोडिंग के साथ साथ हम लोग अर्ली बाइंडिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्ली बाइंडिंग। ठीक है, किसी भी नाम से पहचाना सकता है, या फिर स्टैटिक बाइंडिंग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्टैटिक बाइंडिंग। मैंने इसलिए लिख दिया कि ध्यान रखना है, इसका नाम हम कंपाइल टाइम बाइंडिंग या ओवरलोडिंग कह सकते हैं, अर्ली बाइंडिंग कह सकते हैं, या स्टैटिक बाइंडिंग बोल सकते हैं। ठीक है, इसको मैंने 3-4 नाम से बता दिया। ये पेपर में किसी भी नाम से आ सकता है, आपको ध्यान रखना है कि ये किसके बारे में बताना है। पॉलीमॉर्फिज्म का ओवरलोडिंग या जो भी नाम रहेगा आप पहचान जाएंगे। बट सी प्लस में ओवरलोडिंग दो तरीके से अचीव किया जाता है, यानी ओवरलोडिंग को भी हम दो तरीके से अचीव कर सकते हैं। एक को मेथड ओवरलोडिंग, या इसी को हम फंक्शन ओवरलोडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंक्शन ओवरलोडिंग। या दूसरा कॉन्सेप्ट दिया गया ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ध्यान रखना है कि सी प्लस में ही ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट दिया गया है, जावा में ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब क्या होगा ये भी हम आगे समझेंगे। बट क्वेश्चन ये बनता है कि ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है? ओवरलोडिंग का मतलब होता है जब एक ही चीज़ में कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या कर दी जाए, एक्सटेंड कर दी जाए, बढ़ा दी जाए, यानी उसको एक नया फीचर दे दिया जाए, उसके अंदर नए एट्रीब्यूट्स ऐड कर दिए जाएँ, उसी को हम बोलते हैं ओवरलोड करना। जैसे एग्जांपल तौर पर अगर हम अपने आप को समझें तो मैं अपने आप को समझ सकता हूँ कि जो बंदा BCA फर्स्ट सेमेस्टर में रहा होगा उसके पास एक लिमिटेड कंप्यूटर के बारे में जानकारी रही होगी, लेकिन जैसे जैसे वो सेकंड सेमेस्टर पहुंचा होगा तो कंप्यूटर के बारे में थोड़ी और ज़्यादा जानकारी बनी होगी। थर्ड फोर्थ फिफ्थ में आते यानी BCA पूरा कंप्लीट करते हैं कंप्यूटर के बारे में बहुत सारी जानकारी और बहुत सारी लैंग्वेज सीख लिया होगा। बट जरा इमेजिन करिए उसके बाद जब वो MCA करेगा तो कंप्यूटर के बारे में और बृहद रूप में जानकारी आएगी। जो M.Tech करेगा तो और अच्छी जानकारी होगी, और ज़्यादा कंप्यूटर के बारे में जानेगा। और जब PhD होकर करेगा तो क्या करेगा? एक टॉपिक पे पूरा रिसर्च करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे प्रोसीजर में BCA MCA M.Tech और PhD में वो पर्सन जो है अपने आप की प्रॉपर्टी को, अपने आप के नॉलेज को, कंप्यूटर के नॉलेज को ओवरलोड कर रहा है, यानी नए नए कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करता चला जा रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो अपनी प्रॉपर्टी को इंक्रीज कर रहा है। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ओवरलोडिंग। ठीक है, यानी एक फंक्शन जब मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने लगे इसी को बोलते हैं ओवरलोडिंग, यानी उसकी प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ध्यान रखना है, इसी को बोलते हैं ओवरलोडिंग। चलिए अब बात करते हैं, अभी मैं इसको अलग अलग डिटेल में पढ़ाऊंगा कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है, इस डिटेल में समझाऊंगा। अब आइए जरा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम बोलते हैं ओवरराइडिंग बोलते हैं। ओवरराइडिंग का मतलब होता है जिसमें पूरी पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, मॉडिफाई हो जाए, ओवरराइडिंग हुआ। या इसी को हम लोग लेट बाइंडिंग बोलते हैं, जस्ट उल्टा होगा, लेट बाइंडिंग या डायनेमिक बाइंडिंग बोल देंगे। ठीक है, डायनेमिक बाइंडिंग। ठीक है, डायनेमिक बाइंडिंग क्यों? क्योंकि लास्ट में ये पहले डिसाइड नहीं होता कि किस से ये एग्जीक्यूशन होगा, कंपाइल टाइम पे डिसाइड नहीं होगा, यानी एग्जीक्यूशन रन होने से पहले डिसीजन नहीं लेता है, जबकि कंपाइल टाइम में क्या होता है, रन होने से पहले डिसीजन लेता है। और रन टाइम में पॉलीमॉर्फिज्म क्या होगा, रन होने के बाद डिसीजन लिया जाएगा फंक्शन कौन सा या मेथड कौन सा कॉल होगा। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में दो तरीके का कॉन्सेप्ट है, वर्चुअल फंक्शन या प्योर वर्चुअल फंक्शन का। दोनों को मैं डिटेल में समझाऊंगा कि वर्चुअल फंक्शन क्या होते हैं या प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए
इसको मैं डिटेल में आगे की क्लासेस में समझूंगा। लेकिन अभी मैं क्या करता हूँ, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का शुरुआत करता हूँ और इसमें सबसे पहले कौन सा पढ़ता हूँ, मेथड ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरलोडिंग। अब आते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है। फंक्शन ओवरलोडिंग को समझने से पहले समझना है कि फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब होता है जहाँ पर फंक्शन का नाम सेम हो, ध्यान रखना है, नाम नेम ऑफ द फंक्शन इज सेम बट हैविंग डिफरेंट आर्गूमेंट्स, यानी उसके अंदर जो पैरामीटर्स हों डिफरेंट डिफरेंट होंगे, या नंबर ऑफ जो आर्गूमेंट्स होंगे वो तो डिफरेंट हो सकते हैं, या एक तरीके से और अचीव हो सकता है कि आर्गूमेंट भले सेम हो बट डेटा टाइप उसका अलग हो। ठीक है, यानी आर्गूमेंट भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं तो भी ओवरलोडिंग होगा, और अगर उसका जो डेटा टाइप हो वो भी अलग होगा तो भी ओवरलोड होगा। ठीक है, चलिए इसको जो अचीव किया जाता है, ध्यान रखने वाली बात है कि ओवरलोडिंग हमेशा कहाँ पर अचीव होती है, सिंगल क्लास के अंदर। ठीक है, एक ही क्लास यानी विद इन द क्लास अचीव की जाएगी। ठीक है, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो कंपाइल टाइम बाइंडिंग है वो हमेशा सिंगल क्लास में अचीव होती है, रन टाइम जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो हमेशा मोर देन वन क्लास में अचीव होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव विद इन द मल्टीपल क्लासेस। जब इनहेरिटेंस होगा तभी अचीव हो पाएगा। चलिए अब पहले हम लोग पढ़ लेते हैं फंक्शनल ओवरलोडिंग क्या होता है, इसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो मैंने एक एग्जाम्पल बना के रखा है जिसका नाम है ओवरलोड डॉट में समझते हैं। ठीक, आइए जरा, ये देखिए एक ओवरलोड नाम की क्लास बनी हुई है जिसमें मैंने क्या किया है, तीन मेथड बनाए। एक का नाम, तीनों का नाम चेक है, रिटर्न टाइप ध्यान से देखिए, वाइड चेक और वाइड चेक। लेकिन अगर आर्गुमेंट में बात करें तो पहले वाले में एक डबल टाइप का एक आर्गुमेंट है, दूसरे वाले में दो इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट है, और तीसरे वाले में एक ही आर्गुमेंट है लेकिन इंटीजर टाइप का है। ठीक है, ध्यान रखना है, नाम सबका क्या है, सेम है, रिटर्न टाइप भी सेम है, लेकिन आर्गुमेंट चेंज हो रहे हैं। आर्गुमेंट का डेटा टाइप चेंज हो रहा है, या तो यहाँ पर जैसे चेक नाम का मेथड है वो डबल ले रहा है, और नीचे वाला जो चेक नाम का मेथड है वो क्या ले रहा है, इंटीजर ले रहा है। दोनों एक ही आर्गुमेंट ले रहा है, लेकिन जो बीच वाला जो चेक नाम का मेथड है वो दो आर्गुमेंट ले रहा है। पहला वाला जो चेक नाम का मेथड है वो डबल टाइप वैल्यू लेने के बाद वो चेक कर रहा है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है नंबर। दूसरा वाला जो चेक नंबर है वो दो ले रहा है वैल्यू, उसमें से लार्जेस्ट निकालने का चेक कर रहा है कि दो में से लार्जेस्ट कौन सा है। और तीसरा वाला जो नंबर है वो चेक कर रहा है कि निगेटिव, इवन और ऑड कौन सा होगा। ठीक है, अब जरा आते हैं यहाँ पर मेन में। अब जरा इमेजिन करिए कि जब मैं इसको कॉल करूँगा तो ओवरलोड ओबीजे डॉट जब मैं चेक कॉल करूँगा तो ध्यान देखो इसमें जो आर्गुमेंट गया है पहले वाले में वो किस तरीके का आर्गुमेंट है, इंटीजर टाइप का, समझ गए होंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि ये कौन से वाले से लिंक होगा, इस वाले मेथड से लिंक होगा। किससे, इस वाले से लिंक होगा। क्यों, क्योंकि आर्गुमेंट कैसा है, इंटीजर टाइप का। ये डिसीजन कब लिया जा रहा है, कंपाइल टाइम पे लिया जा रहा है। कंपाइल टाइम पे ही डिसाइड हो जा रहा है कि ये इससे लिंक किया जाएगा। दूसरे में देखो दो आर्गुमेंट है वो भी इंटीजर टाइप के, इसका मतलब किससे कनेक्ट होगा, इंटीजर कॉमा इंटीजर से, इसका मतलब ये सेकंड वाला होगा, समझ गए होंगे। और तीसरा वाला अगर ध्यान से देखो तो पॉइंट में वैल्यू है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, इसको हम फ्लोटिंग नहीं कहेंगे, डबल है, तो ये मतलब कौन सी वैल्यू, फर्स्ट वाले से कनेक्ट हो जाएगा। ये कब डिसाइड किया जाएगा, कंपाइल टाइम पे। अब समझ गए होंगे, इसीलिए इसको कंपाइल टाइम बाइंडिंग बोलते हैं। ये फास्ट होता है क्यों, क्योंकि डिसीजन पहले ले लिया गया है। ठीक है, तो इसको हम अब रन करा के दिखाते हैं, अभी आपको आंसर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो कंपाइल मैंने किया। ठीक है, प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट तो आपको पता है, 10 लेके जाएगा आर्गुमेंट और इस डायरेक्टली मैच करेगा। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हम लोग रन में। ठीक है, आउटपुट क्या हुआ, 10 इज अ इवन नंबर, 200 इज अ लार्जेस्ट नंबर, -10.5 इज अ नेगेटिव नंबर। अब ध्यान से देखिएगा जो लास्ट वाला है वो डबल को मैच कर रहा है। ऊपर वाली जो वैल्यू है दो इंटीजर में वैल्यू था, लार्जेस्ट 100 और 200 दिया था, 200 लार्जेस्ट निकाला, और जो 10 है वो क्या दे रहा है, इवन नंबर दे रहा है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ओवरलोड। जबकि नाम क्या है, सबका सेम है, सभी का नाम क्या है, सेम है, लेकिन आर्गुमेंट्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। इसी मेथड को बोलते हैं ओवरलोडिंग। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे की क्लासेस में ओवरलोड का मैं एक आध एग्जांपल और करा दूंगा, और फिर हम लोग पढ़ेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, ऑपरेटर ओवरलोड, यानी ऑपरेटर को कैसे ओवरलोड किया जाता है। ठीक है, चलिए अगर आपके पास कोई भी डाउट होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।